1995 दिसंबर 17 रात के करीब 11:30 बज रहे थे। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, जहां के गांव वाले उस वक्त गहरी नींद में सोए थे। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक भयंकर गूंज सुनाई देती है। ये आवाज थी एक सोवियत बिल्ट एंटोनोव AN-26 कार्गो प्लेन की, जो जमीन से बहुत ही कम हाइट पर उड़ रहा था। अचानक उस प्लेन का कार्गो डोर खुलता है और पैराशूट के जरिए इंडियन सॉइल पर एक एक करके 24 बड़े बक्से गिरना शुरू होते हैं। जब इन बक्सों को खोला गया तो नजारा हैरान कर देने वाला था। इनमें बड़ी मात्रा में वेपन्स थे, सैकड़ों AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स और यहाँ तक कि एंटी टैंक ग्रेनेड्स भी। लेकिन सवाल यह है, इतने सारे वेपन्स आखिर किसके लिए थे? इन्हें वहां किसने भेजा? पर सबसे शॉकिंग बात तो यह है, क्या आप बिलीव करेंगे कि इन वेपन्स को ड्रॉप करने की जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को पहले से थी? ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने 3 बार इंडियन एजेंसी RAW को इस आने वाले खतरे के बारे में वार्न किया था, तो फिर इंडिया ने इसे इग्नोर क्यों किया? अगली सुबह जब गांव वाले अपने खेतों में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। खेत में जगह जगह बड़े बड़े वुडन बॉक्सेस पड़े हुए थे। क्यूरियोसिटी की वजह से जब उन्होंने इन बक्सों को खोला तो उनके होश उड़ गए। इनमें AK-47, स्नाइपर राइफल्स, RPG रॉकेट लॉन्चर्स और ऐसे ही बहुत सारे हथियार भरे हुए थे। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने बहुत सारे हथियार अपने घरों में छुपा लिए थे। पुलिस ने माइक पर अनाउंसमेंट किए और रेड्स डाली, तब जाकर कुछ वेपन्स रिकवर हुए। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बरामद किए गए हथियारों की लिस्ट हैरान कर देने वाली थी। 300 AK-47, 10 RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, 25 9mm पिस्टल्स, 2 7.62 स्नाइपर राइफल्स, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 ग्रेनेड्स, 24,000 राउंड्स ऑफ 7.62 अम्युनिशन, 6,000 राउंड्स ऑफ 9mm अम्युनिशन और 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स। लेकिन सच तो ये है कि आज भी किसी को नहीं पता कि टोटल कितने वेपन्स ड्रॉप किए गए थे। जब इंडियन पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी, तब इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड थाईलैंड के फुकेट में बैठकर इंडियन न्यूज देख रहा था। पुरुलिया में वेपन्स के बॉक्सेस ड्रॉप करने के बाद वो AN-26 कार्गो प्लेन सीधा फुकेट चला गया था। उस वक्त प्लेन में दानिश सिटीजन और ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किम डेवी, ब्रिटिश आर्म्स डीलर पीटर ब्लीच और 5 क्रू मेंबर्स थे, जो सब लाटलिया से थे। अगली सुबह जब इंडिया की न्यूज देखी तो किम डेवी हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने ये वेपन्स उन फार्मर्स के लिए ड्रॉप नहीं किए थे। उनका एक टारगेट था और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके वेपन्स वहां तक नहीं पहुंचे। अब वो सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने 17 को कराची, पाकिस्तान से इंडिया की अपनी जर्नी शुरू की थी। अब उन्होंने वापस वहीं जाने का फैसला किया। फुकेट से कराची जाने के लिए इंडिया के ऊपर से गुजरना सबसे आसान रास्ता था, वरना उन्हें एक बहुत बड़ा चक्कर काट कर जाना पड़ता। उन्होंने रिस्क उठाने का फैसला किया और इंडिया के रास्ते जाने के लिए तैयार हो गए। 5 दिन बीत चुके थे और अब 22 दिन दिसंबर की तारीख थी। वो फुकेट से चेन्नई, जो उस वक्त मद्रास था, के लिए निकलते हैं। वो मद्रास एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरते हैं। किम डेवी और उनकी टीम वहाँ एक अरेस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रिफ्यूलिंग की और वहां से सीधा कराची के लिए निकल गए। लेकिन उनके उड़ने के बाद अथॉरिटीज की नजर इस अनऑथराइज्ड प्लेन पर पड़ी। तुरंत ही गुजरात के भुज से 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, ताकि उस एंटोनोव प्लेन को इंटरसेप्ट किया जा सके। उन्होंने मिड एयर में ही फ्लाइट को इंटरसेप्ट किया और मुंबई में लैंड करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। किम डेवी और उनकी टीम को समझ आ गया कि वो पकड़े गए हैं। मुंबई में लैंडिंग के बाद एक और सरप्राइज था। वहां भी कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। ये सिर्फ एक रूटीन कस्टम्स चेक था। 1 या 2 ऑफिसर्स आए, फ्लाइट चेक की और उन्हें कुछ नहीं मिला। जाने से पहले ऑफिसर्स ने उन्हें लैंडिंग फीस भरने को कहा। किम डेवी फीस भरने के लिए ऑफिसर्स के साथ उनके ऑफिस गया, जबकि पीटर ब्लीच और बाकी क्रू प्लेन के पास ही वेट कर रहे थे। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो किम डेवी से आखिरी बार मिल रहे हैं और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। किम डेवी, जो ऑफिसर्स के साथ गया था, किसी तरह उस मुंबई एयरपोर्ट से गायब हो गया। पुलिस और कस्टम्स ऑफिसर से भरे उस एयरपोर्ट से वो कैसे भगा, ये आज भी एक राज है। इधर जब पीटर ब्लीच और क्रू मेंबर्स वापस फ्लाइट में चढ़ने वाले थे, तब उनसे पूछा गया कि किम डेवी कहाँ है। उन्होंने कहा, वो तो आपके साथ ही गया था, हमें नहीं पता। इस सिचुएशन में फाइनली पीटर ब्लीच और बाकी क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया और उस फ्लाइट को कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें आर्म्स ड्रॉप केस की वजह से अरेस्ट नहीं किया गया था। उन्हें अरेस्ट किया गया था किम डेवी को इलीगल इमिग्रेशन में हेल्प करने के लिए।
जैसे ही पीटर ब्लीच की इंटरोगेशन शुरू हुई, उसने सब कुछ उगाना शुरू कर दिया। तब जाकर अथॉरिटीज को रियलाइज हुआ कि उनकी कस्टडी में इतने बड़े केस के सस्पेक्ट्स हैं। उन्होंने तुरंत वेस्ट बंगाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस वक्त तक सीबीआई ने भी केस संभालने की सारी प्रोसीजर्स पूरी कर ली थी, इसलिए सीबीआई और वेस्ट बंगाल पुलिस दोनों मुंबई पहुंच गए। जब सीबीआई और पुलिस ने सवाल जवाब शुरू किए तो पीटर ब्लीच ने सबसे पहले उनसे एक ही सवाल पूछा, हमें पकड़ने में इतनी देर क्यों कर दी? पीटर ब्लीच के मुताबिक ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी महीनों पहले ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 ने इंडियन गवर्नमेंट को दे दी थी। इस ऑपरेशन होने के करीब 4 महीने पहले अगस्त 1995 डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में पीटर ब्लीच पहली बार किम डेवी से मिलता है। किम डेवी का असली नाम नील्स हॉल्क है। उनके बहुत सारे नाम हैं और उनमें से एक नाम है किम डेवी। इंडियन मीडिया में किम डेवी नाम ही इस्तेमाल किया गया था, इसलिए मैं भी इस वीडियो में किम डेवी नाम ही यूज करने वाला हूँ। इंडिया की एक रेबल फोर्स के लिए वेपन्स खरीदने के मकसद से किम डेवी ने पीटर ब्लीच को अप्रोच किया। पीटर ब्लीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आर्म्स डीलर सुनकर शायद आपको लगेगा कि वो कोई अंडरवर्ल्ड का शेडी आदमी होगा जो अफ्रीकन वॉरलॉर्ड्स को वेपन सप्लाई करता है, लेकिन नहीं, वो लीगली आर्म्स ट्रेड करता था। वो ब्रिटेन के यॉर्कशायर में एक ऑफिस से काम करता था और उसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल भी था। इस आर्म्स ट्रेड में आने से पहले वो ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज यूनिट SAS में एक सोल्जर था। जब किम डेवी ने ये रिक्वेस्ट लेकर उनसे बात की तो पीटर को इसमें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 को इसकी जानकारी दे दी। पीटर के मुताबिक MI5 ने ये इन्फॉर्मेशन तुरंत इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी RAW तक पहुंचा दी थी, लेकिन RAW से जो रिस्पॉन्स मिला वो काफी अजीब था। उनका एटीट्यूड ये था कि इस प्लान को आगे बढ़ने दिया जाए और जब वो वेपन्स लेकर इंडिया पहुंचे तब उन्हें अरेस्ट किया जाए, बिल्कुल एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह। इसलिए MI5 ने पीटर ब्लीच को किम डेवी की मदद करने को कहा, यानी एक डबल एजेंट बनने के लिए। इस प्लान के मुताबिक पीटर ब्लीच लाटविया गया और वहां से एक अंटोनो AN-26 एरोप्लेन खरीदा। उस वक्त इसकी कीमत $25 लाख थी। ये प्लेन किम डेवी की एक शेल कंपनी के नाम पर खरीदा गया था। उन्होंने लैटवियन एयरलाइंस में काम करने वाले 5 लोगों को पायलट के साथ एक 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया। इन क्रू मेंबर्स ने लैटवियन एयरलाइंस से बाकायदा छुट्टी ली थी ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर जा सके। किम डेवी ने उन्हें बताया था कि ये एक चैरिटी वर्क का हिस्सा है और इंडियन गवर्नमेंट की जानकारी के साथ वो इंडिया के कुछ एरियाज में फूड और मेडिसिन ड्रॉप करने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। नवंबर 1995 में किम डेवी और ये क्रू वाराणसी आए ताकि वो रास्ते की स्टडी कर सके और आने वाले खतरों को समझ सके। इसी बीच पीटर ब्लीच ने किम डेवी की डिमांड के मुताबिक हथियार ऑर्गेनाइज किए। इन वेपन्स को बल्गारिया से लाया गया था। पीटर ने एक फेक इनवॉइस भी तैयार किया जिसमें दिखाया गया था कि ये सारे वेपन्स बांग्लादेश आर्मी के लिए खरीदे जा रहे हैं। ये प्लेन वेपन्स लेकर कराची पहुंचा, जहां वो 4 दिन रुके। पीटर ब्लीच के मुताबिक सिर्फ उसी वक्त लाटवियन क्रू को असली प्लान के बारे में बताया गया। तब तक वो यही समझ रहे थे कि वो फूड और मेडिसिन ड्रॉप करने जा रहे हैं, लेकिन किम डेवी ने किसी तरह उन्हें इस ऑपरेशन का हिस्सा बने रहने के लिए मना लिया। और फिर आई 17 दिसंबर। ये कार्गो प्लेन कराची से ढाका के लिए निकाला। पीटर ब्लीच समय समय पर MI5 को डिटेल्स देता रहा और MI5 ने ये सब RAW को इन्फॉर्म किया। शाम को करीब 5:30 बजे वो रिफ्यूलिंग के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। पीटर ब्लीच को लगा था कि वहां एक बड़ी आर्मी उन्हें अरेस्ट करने के लिए तैयार होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना आर्मी ना पुलिस। अरेस्ट के लिए वाराणसी से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि प्लेन में वेपन्स थे, फ्यूल खत्म था और वो भाग नहीं सकते थे। वो एक आइसोलेटेड एयरपोर्ट है, इसलिए अगर शूट आउट भी होता तो किसी सिविलियन को खतरा नहीं था। लेकिन उन्होंने वहां 4 घंटे बिताए और प्लेन को रिफ्यूल किया। रात को करीब 10 बजे उन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, लेकिन बिहार के ऊपर पहुंचते ही वो अपने शेड्यूल्ड रास्ते से भटक गए। वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पहुंचे और बहुत ही कम हाइट पर उड़ने लगे। उन्होंने करीब 4 टन वेपन्स अलग अलग जगहों पर ड्रॉप किए। इसके बाद प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए कैलकाटा एयरपोर्ट गया और फिर वहां से ढाका। लेकिन ढाका में उन्हें लैंडिंग परमिशन नहीं मिली, इसलिए वो फुकेट थाईलैंड चले गए। वहां उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है। पीटर ब्लीच का कहना है कि इस फेलियर की वजह लाटवियन पायलट की एक छोटी सी गलती थी। ज्यादातर देशों में एविएशन में हाइट नापने के लिए फीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सोवियत देशों में मीटर्स यूज होते थे। उनका प्लान 3000 फीट से वेपन्स ड्रॉप करने का था, लेकिन पायलट ने उसे 3000 मीटर्स समझ लिया। इसी वजह से हथियार टारगेट से आगे निकल गए और सीधा खेतों में जा गिरे। इसी मोड़ पर सीबीआई ने पीटर ब्लीच से वो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, ये हथियार किसके लिए थे? पीटर ब्लीच का जवाब था आनंद मार्गिस के लिए। आखिर ये आनंद मार्गिस कौन है? 1955 में प्रभात रंजन सरकार नाम के एक योगी ने आनंद मार्गा नाम की एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उनके विकिपीडिया के मुताबिक वो आज करीब 180 देशों में फैले हुए हैं, लेकिन उनका हेडक्वार्टर्स पुरुलिया के पास आनंद नगर में ही है। भले ही ये एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी,
लेकिन काफी लोग इसे एक कल्ट की तरह देखते थे। उस वक्त वेस्ट बंगाल में CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सरकार थी। CPIM के लोग आनंद मार्गिस को हमेशा शाक की नजर से देखते थे। इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट सोच के बिल्कुल ऑपोजिट थी, इसलिए मार्क्सिस्ट पार्टी से अपने लिए खतरा मानती थी। कई बार आनंद मार्गिस पर पार्टी वर्कर्स ने हमले किए। 1967 में उनके हेडक्वार्टर्स पर अटैक हुआ, जिसमें 5 आनंद मार्गिस की मौत हो गई। 1970s और 80s में भी ये हिंसा जारी रही। पार्टी ने लोगों के बीच आनंद मार्गिस की इमेज बहुत खराब कर दी थी। ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं। इसका सबसे भयानक अंजाम हुआ 1982 के बिजोन सेतु मैसेकर में। कोलकाता में दिन दहाड़े 17 आनंद मार्गिस को, जिसमें 2 सन्यासिनियां भी थी, जिंदा जला दिया गया। इल्जाम वही था कि ये लोग बच्चे चोर हैं। उस वक्त की ज्योति बसु सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ना ही किसी को सजा मिली। आनंद मार्गिस का कहना था कि इस कत्लेआम के पीछे बड़े CPIM नेताओं का हाथ था। इसी माहौल के बीच 1980s में किम डेवी ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए इंडिया आता है। वो आनंद मार्गा की टीचिंग से काफी इम्प्रेस था और उनके साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। उसने अपनी आंखों से मार्क्सिस्ट पार्टी का जुल्म और उनकी हिंसा देखी। उसे दुख था कि पुलिस या गवर्नमेंट उनकी मदद के लिए कभी नहीं आती। तभी उसने फैसला किया कि इस ग्रुप को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहिए, और इसी वजह से उसने कोपेनहेगन में पीटर ब्लीच से मुलाकात की थी। किम डेवी ने ये सारी बातें अपनी किताब दे कॉल मी टेररिस्ट में डिटेल में लिखी है। पीटर ब्लीच के ये खुलासे CBI ऑफिसर्स के लिए काफी हैरानी भरे थे। उन्होंने इन क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने पीटर ब्लीच और MI5 के किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये इंडिया का एक डोमेस्टिक इशू है और उनका इसमें कोई रोल नहीं है। इससे पीटर ब्लीच की मुश्किलें और बढ़ गई। इसी बीच CBI आनंदा मार्गिस की जांच कर रही थी। कई मार्गिस को कस्टडी में लिया गया, उनके ठिकानों पर रेड्स मारी गई, लेकिन CBI को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साथ ही किम डेवी कहाँ है और वो कैसे भगा, इसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। फाइनली 1996 में ये केस कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट पहुंचा। चार्जशीट में यही कहा गया कि ये हथियार आनंदा मार्गिस के लिए ही लाए गए थे। पीटर ब्लीच और 5 लाटवियन क्रू मेंबर्स पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया जैसे गंभीर टेररिस्ट चार्जेस लगाए गए, जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। पीटर ने कोर्ट में खुद को डिफेंड किया और मीडिया के सामने बार बार कहा कि वो निर्दोष है और CBI झूठ बोल रही है। करीब 4 साल बाद 2 फरवरी 2000 को कोर्ट का फैसला आया। पीटर ब्लीच और 5 लाटवियंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, लेकिन CBI अब भी आनंदा मार्गिस का इस ऑपरेशन से कोई लिंक साबित नहीं कर पाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जुलाई 2000 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट के दौरान एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उन 5 लाटवियन क्रू मेंबर्स को, जो अब रशियन सिटीजन्स थे, राष्ट्रपति की माफी यानी प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। अगर पीटर ब्लीच की बातें सच थी तो इस पूरे ऑपरेशन में इंडिया के लिए काम करने वाला सिर्फ वो अकेला था। लेकिन अब हालात ये थी कि मास्टरमाइंड और क्रू मेंबर्स सब बाहर थे, सिर्फ पीटर ब्लीच जेल में सजा काट रहा था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लगातार प्रेशर के बाद फरवरी 2004 में प्रेसिडेंट ने पीटर ब्लीच को भी पार्डन देकर रिहा कर दिया। इस तरह इस केस से जुड़े सभी लोग जेल से बाहर आ गए। मुंबई एयरपोर्ट से गायब होने के बाद किम डेवी नेपाल के रास्ते भागकर अपने देश डेनमार्क पहुंच गया। अगले कई सालों तक वो कोपेनहेगन में ही रहा। हैरानी की बात यह है कि पीटर ब्लीच शुरू से कह रहा था कि किम डेवी डेनमार्क में है, लेकिन CBI को उसे लोकेट करने में 2001 तक का समय लग गया। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश शुरू की। इंटरपोल और दानिश गवर्नमेंट से कई सालों तक बात चलती रही। किम डेवी कोई छुपकर नहीं रह रहा था, वो वहां अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। 2010 में दानिश गवर्नमेंट ने उसे इंडिया भेजने का फैसला किया, लेकिन किम डेवी ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी। 15 सालों तक खामोश रहने के बाद किम डेवी अचानक मीडिया के सामने आया और इंटरव्यूज देने लगा। उसने अपनी किताब दे कॉल मी टेररिस्ट में कंफर्म किया कि ये वेपन्स आनंदा मार्गिस के लिए ही थे। अप्रैल 2011 में किम डेवी ने इंडियन न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया, जिसे अर्नब गोस्वामी होस्ट कर रहे थे। इस इंटरव्यू में पीटर ब्लीच भी शामिल था। किम डेवी ने इल्जाम लगाया कि यह पूरा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट और RAW की मर्जी से हुआ था। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। किम डेवी का दावा था कि वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची थी। प्लान ये था कि जब आनंद मार्गिस इन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट को बरखस्त कर देगी और वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा देगी। किम डेवी ने यह भी बताया कि वो मुंबई एयरपोर्ट के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वहां से निकल गया था। वो पहले पुणे गया, फिर दिल्ली पहुंचा, जहां वो एक MP पप्पू यादव के घर रुका।
उसने दावा किया कि वहां सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर जेके दत्त उससे मिलने आए थे। इसके बाद उसे नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाया गया, जहां से वो डेनमार्क भाग गया। किम डेवी के इन सेंसेशनल आरोपों को सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस, आरएडब्ल्यू और सीबीआई ने एक शायर से खारिज करते हुए पूरी तरह गलत बताए। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि उस वक्त डेनमार्क की कोर्ट में एक्सट्रेडिशन का केस चल रहा था और किम डेवी इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देना चाहता था। उनका मानना था कि डेवी खुद को एक साधारण टेररिस्ट की जगह एक पॉलिटिकल क्रिमिनल साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अगर वो ये साबित कर दे कि उसके पीछे बड़े पॉलिटिकल कारण थे, तो कोर्ट उसके एक्सट्रेडिशन के खिलाफ एक फेवरेबल अप्रोच अपना सकती है। भारत सरकार के मुताबिक इसी राहत को पाने के लिए उसने ये सारे झूठ गढ़ने शुरू किए। किम डेवी के ये सब बड़े बड़े आरोप सुनने में शायद थोड़े ओवर या फिल्मी लग सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे पक्के सबूत हैं जो उसके दवायों को सपोर्ट करते हैं। पहला सबूत पीटर ब्लीच का स्टेटमेंट। ब्लीच ने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि ब्रिटिश एजेंसी MI5 ने आरएडब्ल्यू को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी बहुत पहले ही दे दी थी। दूसरा सबूत, सबसे अजीब बात सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्ताव था। ये 1995 की बात है, जब फोन और फैक्स जैसी सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी इतनी सेंसिटिव जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल को एक रजिस्टर्ड लेटर के जरिए भेजी। ये वही सबसे स्लो रास्ता था जिस वजह से जब तक वो खट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पहुंचा तब तक पुरुलिया में वेपन्स ड्रॉप हो चुके थे। तीसरा सबूत, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास ही कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस स्थित है। वहाँ एक पावरफुल एयर डिफेंस रडार लगाया गया है, जिसकी नजर से किसी भी अनऑथराइज्ड प्लेन का बच निकालना नामुमकिन है। लेकिन 17 दिसंबर 1995 की उस रात एक अजीब इत्तेफाक हुआ। ठीक उसी वक्त जब वो AN-26 प्लेन पुरुलिया के ऊपर मंडरा रहा था और हजारों हथियार नीचे गिराए जा रहे थे, ये रडार मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया था। सोचिए, इतना अहम रडार बिना किसी बड़े ऑफिसर की परमिशन के कैसे बंद हो सकता है, वो भी तब जब एक गैर कानूनी प्लेन हमारी बॉर्डर के अंदर घुस चुका था। इसी मेंटेनेंस की वजह से वो प्लेन आराम से वेपन्स ड्रॉप करके निकल गया और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता तक नहीं चला। इन सब कोइंसिडेंसेस की वजह से ही किम डेवी की बातों में दम नजर आता है। जून 2011 में दानिश हाईकोर्ट ने किम डेवी को इंडिया भेजने यानी एक्स्ट्राडिशन के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने इसका कारण बताया इंडिया की जेलों में होने वाला ह्यूमन राइट्स वायलेशन। उन्हें डर था कि किम डेवी को वहां टॉर्चर किया जा सकता है। आज किम डेवी कोपेनहेगन में एक आजाद जिंदगी जी रहा है। अब वो 60 साल के करीब हो चुके हैं और वहां एक हाउस बोट बेचने वाली कंपनी चला रहे हैं। पीटर ब्लीच भी वापस यॉर्कशायर लौट चुका है और अपना बिजनेस संभल रहा है। उन 5 लाटवियन क्रू मेंबर्स के बारे में आज कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। वही दूसरी तरफ आनंद मार्गा ऑर्गेनाइजेशन आज भी उतनी ही मजबूत है, जिनकी लगभग 168 देशों में ब्रांचेस हैं। और रही बात वेस्ट बंगाल की, तो वहां 2011 में CPIM का शासन खत्म हो गया और उसके बाद से वो अब तक किसी भी इलेक्शन में अपनी जगह वापस नहीं बना पाए हैं। 17 दिसंबर 1995 की उस रात ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। पुरुलिया में आसमान से बरसे उन हथियारों का ये किस्सा आज 30 साल बाद भी एक ऐसा गहरा राज है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर ये हथियार किसके लिए भेजे गए थे। शुरुआत में आनंद मार्गा पर उंगली उठी, लेकिन उनका तर्क बड़ा वजीबी था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सिर्फ अपनी हिफाजत करनी थी तो उन्हें एंटी टैंक ग्रेनेड्स और मिसाइल लॉन्चर्स जैसे खतरनाक हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई। कुछ लोग इसे कोल्ड वॉर के बाद इंडिया को अनस्टेबल करने की एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश मानते हैं, जहां शायद किम डेवी सिर्फ एक मोहरा या CIA एजेंट था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े दावे के बावजूद इसका कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। पर असली डर की बात पता है क्या है? वो सारे हथियार कभी पूरी तरह बरामद ही नहीं हुए। 2016 में भी वेस्ट बंगाल में इस घटना से जुड़े कुछ AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स कॉन्फिस्केट किए गए थे। इसका मतलब साफ है, मौत का वो सामान आज भी वहां कहीं मौजूद हो सकता है। तो क्या ये वाकई सिर्फ एक फेलियर था या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।